तभी ये बताइए अपनी बेसिक लाइफ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, और फिर जॉब कहाँ पे आपने पहले वो किया सर? इंटरनेशनल लेवल पे आपने किन इदारों के लिए काम किया? एडीबी के लिए हाँ जी, आपने उसके बहुत लिए ज्यादा काम किया मेरे ख्याल में। एडीपी के लिए नहीं, जो क्लाइमेट चेंज का इशू है सर, कौन से मेजर इश्यूज है जो आप देखते हैं? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं। 1992 में यूएसए से पीएचडी की और कोई 14 साल तक डायरेक्टर जनरल रहे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। सितारा इम्तियाज़ मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और फिर सर्विस के बाद उसने जो इनिंग्स खेली वो जो है ना एक फ़ख्र का मकाम है कि उसने कोई ऐसा इंटरनेशनल इदारा नहीं रहा जिसने इनकी खिदमत हासिल नहीं की। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूरोपीय यूनियन। तो आए मिलते हैं डॉक्टर कमर ज़ुबान चौधरी साहब से। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में एक ज़ाहिर है प्रोफेशनल तो हमारी मुलाकातें होती थी, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है कि जो लीजेंड, जो टावरिंग पर्सनैलिटी है, उनके साथ लोगों तक उनकी जो अचीवमेंट है वो एक रिकॉर्ड पे लाए, जिस जिस फील्ड में काम हुआ है। तो सर इस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। आई फील ऑनर्ड के तो आप सर मुझे इस तरह पहले तभी ये बताइए अपनी बेसिक लाइफ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं जी सरगोदा से। सरगोदा से। हाँ, और आपकी इब्तिदाई तालीम सरगोदा में हुई, गांव में हुई? लाहौर में हुई है। अच्छा, लाहौर में हुई। आपकी कोई शुरू वालिदैन, में मेरे ख्याल में जी वालिदैन वगैरह कोई जॉब में थे जी लाहौर में? मेरे वालिद जो थे लाहौर में जॉब में थे, अच्छा, लाहौर में जॉब करते थे। सरकारी तो आपने मास्टर वहीं से किया, मास्टर्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर जॉब कहाँ पे आपने पहले वो किया जॉब का बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर? हमें सुनाए ना सर, लोगों को सुनाए कैसे उसमें इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये है कि मैं मतलब ये नहीं मैं क्लेम करता कि जी मैं एनवायरनमेंट के पीछे था और इसी के अंदर मैंने सर एक्चुअली दिस इज जस्ट बाय चांस जी। कि मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। सर जिस वक्त मैंने मास्टर्स किया तो उस वक्त जैसे हर बच्चे का टाइम का होता है कि जी सीएसएस कर रहे हैं, जी उसका ही मेरा भी प्रोग्राम इसी तरह का ही था कुछ। और जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला 71 की वॉर जो है उस वक्त वो टाइम था। जी तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज़ाहिर है उस वॉर की वजह से और ज़रा कम हो रही थी। जी तो एक दो पोजीशनें निकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मुझे ऑफ़र आ गई, तो आई ज्वाइन दैट। सर के साथ था कि जी सीएसएस की तैयारी करके उसका हम एग्ज़ाम देंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी हुई तो फिर वी कैन मूव देयर। लेकिन इसमें पता नहीं क्या अल्लाह की ब्लेसिंग थी कि 71 में भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म्स की, सिविल सर्वेंट जी रिफॉर्म, जी उसके अंदर ग्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया क्लास 1 क्लास 2 की बजाय। जी तो जो मेरी पोजीशन थी वो विद इन 1 ईयर ग्रेड 18 के अंदर फॉल कर गई अच्छा उस रिवीजन की वजह से। अच्छा। अदरवाइज ग्रेड 17 से ग्रेड 18 तक आने के लिए नॉर्मली 8-10 साल लग जाते एग्जैक्टली लग जाता है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की सर्विस। तो मैं आई वॉज जस्ट विद इन ए ईयर आई वॉज प्लेस्ड इन ए ग्रेड 18 पोजिशन। अच्छा, और जब ग्रेड 18 की पोजीशन थी तो फिर कोई वजह नहीं थी कि मैं 17 में आए। 17 के लिए सीएसएस की तैयारी करके 17 में आऊँ। ठीक। उसको फॉलो करते हुए फिर वो टाइम आया कि डीजीशिप 1996 से 2010 तक आप फिर डीजी रहे। जी। सर तो सर आपके जो 96 सरकारी पीरियड था, क्या आप करते, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या कोई मसाइल थे? मेट डिपार्टमेंट तो जाहिर है पुराने वक्तों में मैं इतना वो नहीं था डिपार्टमेंट जितना अब तो हर एक की जबान पे क्लाइमेट चेंज है। जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो फिर मेरा फोकस ये था कि मुझे मतलब इसमें हाईएस्ट जो एजुकेशन है वो आई शुड गेट। जी उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइडेड मी दी अपॉर्चुनिटी के जी मुझे उन्होंने नॉमिनेट कर दिया पीएचडी के लिए। अच्छा। तो मैं पीएचडी एक
स्प्लिट प्रोग्राम था मियामी यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस। ठीक। तो फिलीपींस के अंदर मैंने रिसर्च की अच्छा जो 2-3 साल, और वहाँ जो कोर्स वर्क था वो उसका पार्ट, ज़्यादातर पार्ट जो था वो उधर यूएस में था, अच्छा मियामी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा था क्लाइमेट साइंसेस के अंदर, अच्छा उस वक्त जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर थे वो मैंने, जो सबसे दुनिया के उस वक्त सबसे हाईएस्ट थे, वो मैंने वहाँ पर पर्सनली ऑब्जर्व की। अच्छा ये पीना तो वो एरप्शन हुई थी वहाँ पर, वॉल्केनो एरप्शन, वो आई वाज देयर। एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए एयरपोर्ट्स बंद हो गए, इतनी वो मनीला में। ऐश आई इवन मनीला में। मनीला में। जी। उसके बाद वॉल्केनो के बाद एक अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ फिलीपींस का, वो भी दैट आई ऑब्जर्व। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो वहाँ अक्सर आते थे, एक जो बहुत बड़ा था जिसने मनीला को हिट किया, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये मतलब है कि पार्ट ऑफ आपको माय सर ट्रेनिंग मैं भी। देख रहा था कि एक अर्ली एज में आपको सार्क अवार्ड मिला है, यंग क्लाइमेट हाँ, एक्सपर्ट। बस वो पता नहीं, अल्लाह की ब्लेसिंग है। मैं शायद मैं सर इस ब्लेसिंग काबिल तो होती है, नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होती है ना मैं ये भाई। समझता हूँ कि जो अवार्ड ये सारे मिलते रहे हैं अल्लाह की ब्लेसिंग के अलावा, मतलब मेरे में कोई अलग ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि जी बहुत ज़्यादा मैं क्लेम करूँ कि जी नहीं जी मैं तो बस A1 था, ये था, ऐसी बात। लेकिन ये बस अल्लाह की ब्लेसिंग में, उस वक्त कुछ कमियां भी थी सिस्टम के अंदर, अच्छा, उसमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम करता था तो उस वो हाईलाइट हो जाता था। जी। तो 2010 में आपने फिर सरकारी तो नौकरी इख्तिताम हो उसके गया। अंदर फिर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सर। ये सारा पीरियड भी मेरा। जब मैं पीएचडी करके आया तो उस वक्त तक मैं डीजी बन गया, अच्छा उसके फ़ौरन बाद ही तकरीबन 2-4 साल बाद। तो उसके अंदर न्यूज़पेपर में ख़बर आनी शुरू हो गई कि दी ओनली पीएचडी क्लाइमेट साइंस इज़ इन पाकिस्तान। अच्छा। मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस। एक होना ये तो बिल्कुल मतलब नो क्रेडिट टू मी। सर। मेरे लिए क्रेडिट होगा कि मेरे से 10 पीएचडीज इधर और बैठे हैं। सर। देन आई प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट अच्छा कि जिसके अंदर मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में किसी जगह क्लाइमेट साइंस और मेट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती थी किसी सर। यूनिवर्सिटी में। और उस वक़्त फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि उसके अंदर जो हमारे एक तो रिसर्च के लिए हम लोगों ने यंगस्टर हायर करने शुरू किए, जी, कुछ फिर लोगों को पीएचडी के लिए भेजना शुरू किया। ठीक। तो इस वक्त जिस वक्त व्हेन आई लेफ्ट उस वक्त 10 के करीब पीएचडी जो थे वो तो सर मेट्रोलॉजी यही डिपार्टमेंट में। यही अचीवमेंट होती है, एंड व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ कि आपने माशरे को या अपने सोसाइटी को किया दिया, उस डिपार्टमेंट को किया दिया। वरना तो सर्विस सर आपको पता है कि आप सीएसएस भी कर लेते तो एक दिन रिटायर होना था, आप जिस भी डिपार्टमेंट में रहे 60 पूरी करके जाना है। बट इफ यू गिव समथिंग, आपको एक नहीं, मैं अचीवमेंट का एहसास इसमें होता है। एंड रियली पाकिस्तान में आपका एक नाम है। ये तो आप हम्बलनेस का शो कर रहे हैं कि आपने नहीं, मैं ये आपने कह रहा हूँ मेहनत की कि और आपने उस डेफिनेटली। नहीं, ये सही है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पूरा डिफरेंट उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, हर शोबे के अंदर जो मिसिंग थी उन चीज़ों को बनाना। सर। और उस वक़्त ये एक अल्लाह का बड़ा फजल है कि जो रिस्पेक्ट प्लानिंग कमीशन वगैरह में इधर उधर होती थी कि जो प्रोजेक्ट मैं दे देता था वो अप्रूव हो जाता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक प्रोजेक्ट था, बल्कि यही जिसके अंदर पीएचडी कराने थे, अच्छा तो 190 मिलियन ये का प्रोजेक्ट था, ये 190 मिलियन रुपीज़ का। तो हमने वो PC1 बनाया 150 मिलियन का। तो मैं उस दिनों में कहीं फॉरेन ट्रिप पे चला गया जिस वक्त प्लानिंग कमीशन में उसकी अप्रूवल का टाइम आया। तो हमारा सेक्रेटरी जो थे वो उन्होंने जाके अटेंड किया तो वो अप्रूव नहीं हुआ, और उन्होंने मतलब काफ़ी खिंचाई की कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, और सही नोबडी वाज देयर टू आंसर। टू आंसर। तो मैं जब वापस आया तो सेक्रेटरी वाज नॉट हैप्पी कि जी डॉक्टर साहब किस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हो।
मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, नेक्स्ट टाइम आई विल रिप्लाई। जो उनके क्वेश्चन थे उनके सब के रिप्लाई मेरे पास है। उसके 2 महीने के बाद दोबारा उस प्रोजेक्ट की डेट आई, तो सेक्रेटरी और मैं दोबारा गए। तो वहाँ पर जब वो लिस्ट के अंदर नाम आया, प्लानिंग जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, उन्होंने पहले वो प्रोजेक्ट का नाम लिया, मतलब अनाउंस किया कि इसकी जो टीम है वो आ जाए। मैं और सेक्रेटरी जब अभी कुर्सियों पे बैठे नहीं थे, तो डिप्टी चेयरमैन ने पूछा डॉक्टर साहब आर यू सेटिस्फाइड? मैंने कहा यस आई एम सेटिस्फाइड, नेक्स्ट। मतलब वो प्रोजेक्ट में बात ही नहीं हुई और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। तो उस पे व्यूअर्स, ये होती है इंटेग्रिटी। अगर आपके यहाँ इंटेग्रिटी है तो, लेकिन फिर भी सरकार की नौकरी होती है, जहाँ पे आपके बहुत सारी एनर्जी, फाइल, PC1, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मुलाजिमीन के मसाइल उसमें गुजर जाती है। और आपकी जो टेक्निकल इनपुट है वो कंपेरेटिवली जो है ना वो ये हो जाती है, थोड़ी कमी रह जाती है। लेकिन हम अब एक दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने फिर खुल के खेला। वो जो आखिरी ओवर्स होते हैं ना, जहाँ पे आप छक्के चौके लगाते हैं, तो टेक्निकल फील्ड में मैं समझता हूँ कि मैं उस दूसरे पार्ट की तरफ अब आ रहा हूँ। और सर उसके बारे में बताए आपने। ADB, वर्ल्ड बैंक, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई, हमारे KP की पॉलिसी बनाई, आप आज़ाद कश्मीर काउंसिल के मेंबर है, आप थिंक टैंक के मेंबर है। जरा वो लाइफ हम अभी हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर ले। नहीं, उसको पहले मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ कि अभी मैं DG था, सर तो ये क्लाइमेट साइंस के अंदर मैं कैसे आया, और कंट्री इवन मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान कैसे क्लाइमेट चेंज के एरिया के अंदर आया, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र। जी प्लीज सर। अगर आप जेन में हो, डॉक्टर इशफाक थे चेयरमैन ये बिल्कुल थे सर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की और थी, जिस और वक्त बाद में पाकिस्तान ने ब्लास्ट एटॉमिक ब्लास्ट किया तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एग्जैक्टली सर थे। तो जब वो हो गया तो उसके बाद जिस वक्त क्रिटिसिज्म इंटरनेट शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने डॉक्टर कदीर खान को भी जी और ये चेयरमैन डॉक्टर इशफाक साहब को मतलब उस पोजीशन से हटा के और एडवाइज़र बना दिया। ठीक। तो डॉक्टर इशफाक साहब एक दिन मेरे पास आए, अपना मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मैं DG था उस वक्त। जी आए तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं अब एडवाइज़र मुझे गवर्नमेंट ने बना दिया हुआ है, तो मैं मतलब कोई चाहता हूँ कि कुछ ऐसी फील्ड हो जिसके अंदर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, या कम से कम जो मैं गवर्नमेंट मुझे पे दे रही है, एडवाइज़र बनाया हुआ है, तो कम से कम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए मेरा। जी। और मैंने ये सिलेक्ट की है फील्ड वाटर फील्ड, अच्छा क्योंकि वाटर इम्पोर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का, तो उसके लिए। तो मैंने कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में वाटर के एक्सपर्ट्स काफ़ी हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद आप ना कर सकें। ठीक। लेकिन मैं आपको एक और एरिया सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सर मैंने कहा आप क्लाइमेट चेंज एक एरिया है जिसके लिए पाकिस्तान को बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी ये मैंने कहा अभी तक नॉन फील्ड नहीं है पाकिस्तान। ये सर विजन होती है, जो विजन जिसको कहते हैं ना कि इंसान दीवार के उस पार देखता है। तो उस पे वो जो हमने आधा घंटे की एक मीटिंग की, अच्छा उसके बाद ही कन्विंस और वापस जाके उन्होंने शुरू कर दिया काम क्लाइमेट चेंज। ये जो सेंटर था GCIC सेंटर के, मैं ख्याल में वो पहले वो भी GCI रहे सेंटर डायरेक्टर बिल्कुल रहे, या किस पोजीशन में इशफाक साहब बताते खुद? नहीं, खुद नहीं रहे, अच्छा खुद नहीं मतलब रहे। बनाया हमने। अच्छा और उसके अंदर फिर ये उसका मैं बोर्ड का मेंबर था, आप बोर्ड के मेंबर गवर्निंग थे। बोर्ड का मेंबर। हाँ, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में मैं भी बीइंग DG EPA कई साल मेंबर रहा, तो इशफाक साहब 1-2 मीटिंग में आए थे। आए भी थे, ज़ाहिर है तो बहुत अब बाद सीनियर में है। फिर वो सीनियर हो गए उसके हाँ बाद। तो लेकिन ये कि एक जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू कर दिया, सर। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को। उसको फिर हम लोग पुश करते रहे, अच्छा लेकिन जो स्टार्ट था उन्होंने किया। ठीक। उसके बाद पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होती थी जी बिल्कुल। फेडरल, और जब ये मेरा ख्याल है 2012 में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी
नहीं, पॉलिसी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा कि जो एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई कि एनवायरनमेंट जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा। अच्छा, आप 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं 2010 की? 2010 की, जी बिल्कुल 2010। उस वक़्त उसके बाद मिनिस्ट्री जो थी उसकी उस पे क्वेश्चन को खड़े होने के भी फेडरल एग्जैक्टली मिनिस्ट्री क्या ज़रूरत है, और पहले फिर उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं, रखा पहले नाम। वो डिसॉल्व हुई। हाँ उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा मैंने कहा भी कि देखो उसको छोड़ो, क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री बनाओ। हाँ तो वो उस सर, क्लाइमेट बीच चेंज में की बजाय चंद दिन डिजास्टर नहीं, मैनेजमेंट की वही बनी बनी। ना, हाँ, क्लाइमेट चेंज को नहीं किसी ने सोचा। बिल्कुल, हालांकि मैं थोड़ा प्रोपेगेट करता रहा कि ये मिनिस्ट्री क्लाइमेट ऑफ चेंज क्लाइमेट बनाओ। चेंज बनाओ, लेकिन उन्होंने पीडीएमए वाली जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली मिनिस्ट्री बना दी। ठीक है। तो मैं फिर कोई 6 महीने 8 महीने इसके पीछे लगा रहा। मैंने कहा कि कभी ये भी सुना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की, मतलब वो वैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक एनडीएम में बना हुआ है, हाँ बिल्कुल तो मिनिस्ट्री का उसके साथ आप लोगों का क्या ताल्लुक है। मैंने ठीक कहा है। ये मिनिस्ट्री अगर बनानी है तो मैंने कहा आप क्लाइमेट चेंज की बनाओ किसी हमारे एरिया के अंदर, वी विल बी दी फर्स्ट और या सेकंड होंगे जो ठीक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में। ठीक वो थोड़ी बहुत पुश करने से वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री उन्होंने उसको नाम चेंज करके ठीक। क्लाइमेट चेंज। तो ये तो क्लाइमेट चेंज की इस स्टेज पे आया। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हाँ नहीं, पॉलिसी तो मिनिस्ट्री ने बाद में इनिशिएट, हाँ उसी ने शुरू की उन्होंने, उसने शुरू की। और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बन गई। तो उस वक्त फिर इस पे काम शुरू हुआ कि जी क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी बनाएं। जी तो पॉलिसी के लिए उन्होंने दे रिक्वेस्टेड मी कि जी मैं उसको हेड करूं। अच्छा वो फिर काफ़ी बड़ा ग्रुप बना, वो चलते रहे, थिंक टैंक बना, एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, उस पर काम होता रहा। तो फिर ये 2012 के अंदर जो है उसको अल्टीमेटली अप्रूव कराया। तो अप्रूव के लिए उन्होंने कहा, अक्सर सबका ख्याल था कि वाटर पॉलिसी जो है वो इतने सालों से अप्रूवल नहीं हो रही इसकी कैबिनेट में, तो इसकी कहाँ से आप ले लेंगे। अच्छा मैंने कहा कोशिश करेंगे। तो आम तौर पे मतलब है कि मैं अब डीजी से तो रिटायर हो चुका हुआ था, सब तो ये एक किस्म का मेरी कंसल्टेंसी थी, जी यूएनडीपी को मैं प्रोवाइड कर रहा था। हम्म, तो कैबिनेट मीटिंग में शायद कोई रेयर अपॉर्चुनिटी होगी कि मतलब है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद सेक्रेटरी या नहीं है वो प्रेजेंट करे जी कैबिनेट की जी मीटिंग के जी अंदर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल उसको मैंने प्रेजेंट किया, उस पर कुछ क्वेश्चन आए, उसका हम लोगों ने कोई 1 महीने के 2 महीने के बाद दोबारा कैबिनेट पुटअप हुई, उनके आंसर दोबारा मैंने ही प्रेजेंट किया, मैंने ही उसके आंसर दिए। और उस वक़्त मतलब थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी आम पब्लिक। नहीं नहीं क्या सर, मैं रिस्पेक्ट आज भी उस पे है, काम जो है ना वो रहता है, तो बेशक वो कोई माने या ना माने। तो वो फिर अप्रूव होगी अच्छा 2012 में, 2012 में 12 अप्रूव हुए। अगस्त या सितंबर की बात है। सर, इंटरनेशनल लेवल पे आपने किन इदारों के लिए काम किया? एडीबी के नहीं लिए हाँ जी, आपने उसके बहुत लिए ज्यादा काम किया मेरे ख्याल में। एडीपी के लिए सबसे ज़्यादा एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग का खैर रिस्पेक्ट भी मेरी बड़ी करते थे, और फिर अच्छा मैं उनका था इंटरनेशनल एक्सपर्ट, हाँ, इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे आप। नॉट ओनली पाकिस्तानी। हाँ, तो उसके अंदर जो उसके पैकेज होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। जी पता है। यूएनडीपी जो है वो भी उनके साथ भी काफ़ी काम किया। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैंने ये किया क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का। हाँ, 2012 में जो उसका मुझे वो दे एक लीड ऑथर ऑफ पॉलिसी, जी मतलब बाकी लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसको मतलब सम अप करके जो भी किया वो अल्टीमेटली उसने एक्नॉलेज किया हुआ है मेरा नाम उसके जी एक्नॉलेजमेंट में जी। भी, अगर आप देखें 2022 में हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी भी आपने बनाई। उसके अंदर भी दिया वो। तो उससे पहले फिर 2021 में जी इस पॉलिसी को अपडेट किया, अच्छा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो थी अच्छा, फेडरल फेडरल की जो ठीक 2018 ठीक ये 2012 वाली थी, इसको अपडेट किया 2021 में। जी। तो अब इस वक्त जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो 2021 वाली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। तो सर, जो भी हमारी हुकूमत का सेवा है उस लिहाज से आपको रिकग्नाइज किया गया, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, आपको सितारा इम्तियाज मिला। यकीनन ये लाइफ की अचीवमेंट का एक ये होता है जो हमारे हर रिकग्निशन का वो है। सर, ये तो आपके काम के हवाले से है। अब थोड़ी सी आपकी जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे
यहाँ पाकिस्तान में इश्यूज है सर, चूँकि आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो मेरे ख्याल में अगर व्यूवर्स को आप उसके बारे में बताएं कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का इशू है सर, कौन से मेजर इश्यूज है जो आप देखते हैं? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेजर इश्यूज तो डेफिनेटली हमारा एडॉप्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एडाप्टेशन है, एडॉप्टेशन क्योंकि और मिटिगेशन में हम तो नहीं, मिटिगेशन को भी सीरियसली लिया गया। फिर अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो दो पॉलिसीज़ हैं 2012 वाली, उसके अंदर ऑल एक्सपर्ट और सारी गवर्नमेंट इस बात पे फोकस थी कि वी शुड बी फोकसिंग ओनली ऑन एडॉप्टेशन। अच्छा, तो पॉलिसी में ऑलरेडी मिटिगेशन का भी है, लेकिन उतना एम्फेसिस नहीं था जितना कि एम्फेसिस एडॉप्टेशन को दिया एडाप्टेशन गया पे था। तो तो फिर पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान इज नाउ सिग्नेटरी 2015 में। उसके बाद फिर 2021 वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर इक्वल वेटेज दिया गया है एडॉप्टेशन को भी और मिटिगेशन को भी। जी, तो अडॉप्टेशन के अंदर बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है कि एक तो यह कि जो भी प्रोजेक्ट्स बने उसके अंदर ये प्रोविज़न रखी जाए कि दे आर सस्टेनेबल। ठीक, वरना हमारे ये होता है कि एक फ्लड आया, उसके लिए कोई एड आई, कुछ लोगों को दिया, उन्होंने फिर वहीं के वहीं अपने घर बना लिए, अगली बारिश आई है, सैलाब आया, तो फिर दोबारा दोबारा वो। नुकसान है जी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इसी बात पे इम्पोर्टेंस है कि जो भी आप आइंदा के लिए डेवलपमेंट की जाए, स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट की जाए और या कोई और चीज़ ऐड की जाए, जी, उसके लिए सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि जी वो सस्टेनेबल हो, कि उस इलाके के जो वहाँ पर थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट के थ्रेट्स हैं, फ्लड्स के थ्रेट हैं, या इवन सेस्मिक थ्रेट्स हैं, अर्थक्वेक के जी, हैं, तो वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो सस्टेनेबल हो इन थ्रेट से। ठीक, तो ठीक, इस पर काफ़ी काम अब हो रहा है, हुआ भी है। अच्छा, तो उसके लिए भी फिर एक और प्रोग्राम बनाया था मैंने। ये था कि ये तो पॉलिसी बन गई, जी, लेकिन ये कि कौन से काम करने चाहिए ज़्यादा, उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। जी, उसके अंदर डिटेल से दिया गया है कि क्या हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, जी, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म में क्या करना है। एग्जैक्ट, तो उसके एग्जैक्ट, अंदर काफ़ी दिए हैं। और फिर अक्सर ये भी एक चीज़ आमतौर पे देखी जाती है कि मतलब जनरली लोगों का ख्याल यही होता है कि पॉलिसी बनी है, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पे फिर मुझे यूएनडीपी ने एक मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, इसकी भी एक रिपोर्ट बनाए 2021-22 में बनाई थी हमने, 2021 में शायद, कि जी ये जो फ्रेमवर्क बना या पॉलिसी है इस पर कितना को काम हुआ भी है कि नहीं इधर से। सही, तो जनरली ये हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए हर एक को कह देते हैं कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन उससे फिर मैंने डिटेल एक रिपोर्ट ऑलरेडी ये क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है, एडॉप्टेशन ये कि फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, उसके अंदर इंटरेस्टिंगली काफ़ी काम हुआ कि सर ये 10 साल क्या के है अंदर। जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान अगरचे ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत कम पैदा करता है, हम ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम रोल प्ले करते हैं, लेकिन इफेक्टिव्स में हम सबसे ज्यादा है, तो इसकी कोई खास आपको कोई ऐसे पैरामीटर्स है कि वाई हाँ पाकिस्तान नहीं, इज वो अफेक्टेड मोर? बेसिकली एक तो ये है कि हमने इस पर एम्फेसिस दिया जी, कि इसके अंदर हमें अपने नेबर्स जो हैं अच्छा, उनके साथ हमारी बहुत कोऑपरेशन होनी चाहिए कि क्लाइमेट एक तो इंफॉर्मेशन डेटा एग्जैक्टली, और किस तरीके से इसको डील करना है और क्या वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, उस पर भी काफ़ी काम हुआ हुआ है। अच्छा, तो उसके अंदर बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अडॉप्टेशन में तो ठीक है कि हम काम करें, वो तो हर एक को नज़र आ रहा है कि ये अगर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, बनेगा तो। जी, लेकिन ये है कि इसमें अगर एमिशंस इंडिया कर रहा है जी, और हम नहीं कर रहे, ठीक है, और इंडिया है काफ़ी बड़ा एमिटर है, हाँ, जाहिर है कि मुल्क तो बड़ा है इसलिए अगर और हम कहते रहे कि जी हमने नहीं कम करनी, आप चलाते हैं आप, तो पहले यही था कि चाइना, इंडिया ये एग्री नहीं थे। पहले जो अब तक पॉलिसी पिछले 10-20 साल में बनी थी उसके अंदर यही था कि जी एमिशंस हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं,
चाइना भी और इंडिया भी। सबसे बड़े एमिटर्स जो में भी शामिल होते थे और कहते थे हम डेवलपिंग है इसलिए हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन ये ओबामा ने ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसका क्रेडिट सारा ओबामा को जाता है। सर उसको उसने तो क्रेडिट जाता है, लेकिन हम तो प्रेजेंट जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो तो बैकआउट कर गए। उसको तो खैर नहीं, वो बैकआउट करती रहे, लेकिन उसने पेरिस एग्रीमेंट में चाइना और इंडिया को शामिल कर ले। शामिल कराया और मतलब कन्विंस किया उनको कि देखें कि अगर आप इंडिया का तो सर मुझे इतना वो नहीं, चाइना तो काफी उससे वो कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी अब की वो तरफ काफी आ काम रहा है, काफी काफी काम जो है उसके नहीं जो नहीं अब इंडिसीज ये है 2015 के बाद से जब इंडिसीज से वक्त से पहले पूरा कर रहा है वो तो। हाँ नहीं वो तो जिस काम के पीछे लग जाए हैं हाँ हाँ मेरे वो तो ख्याल में लग उनके गए हैं, वैसे और ही वो है, बड़ी तेजी से जो बहुत तेजी उनकी से काम इंडिसीज करते है हैं। उसको वो कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि पाकिस्तान की जो वार्मिंग या जो आपके टेम्परेचर की प्रोजेक्शन है, नॉर्थ साउथ में कुछ फर्क है कि नॉर्थ में ज्यादा प्रोजेक्शन है, साउथ में कम है? हाँ जी, मतलब डिफरेंट चेंज होती रहती है इसमें, अभी इतनी ज़्यादा अच्छा, वो हाँ मॉडलिंग है और एक प्रोजेक्शंस है और प्रोजेक्शन है। उसका कोई इतना हाँ लेकिन यह है कि एग्जैक्ट वो ऑलरेडी जो नहीं है। पेरिस ने का एग्रीमेंट का 1.5 सेंटीग्रेड था, हम्म, एक बेंच मार्क दिया था, हाँ उसको हमने इस साल क्रॉस कर लिया था। सब क्रॉस ग्लोबल कर लिया था, टेम्परेचर में पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया ने क्रॉस किया। पूरी दुनिया ने क्रॉस कर लिए। ये जो लास्ट ईयर गुजरा है 2023 जी दिस 2024 जी 2024 वाज द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर ग्लोबली, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोबल का पूरे का, सर। और वो दैट इज मोर देन 1.5 सेंटीग्रेड, जो कि एक बेंच मार्क उन्होंने एक बनाया था पेरिस एग्रीमेंट में कि जी इसको क्रॉस हमने हर एक्शन करना है कि ये इसको क्रॉस ना करें। सर पहले तो सच्ची बात है, मैंने जब शुरू किया था ये डॉक्टर महबूबुल हक की एक विजन थी जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज तो नहीं था उस वक्त, इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट सोलर एनर्जी, ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक्स, इसमें स्कॉलरशिप थे जिसपे मैं सेलेक्ट हो गया था। इन्वायरमेंट तो किसी को पता नहीं था। मैं जब पीएचडी आके भी आ गया, लोग माहौलियात को माहौलियात कहते थे। इसी तरह क्लाइमेट चेंज भी लोग अभी ऐसे पहले तक तो सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन अब तकरीबन लोग जो है ना वो अब लोग घबराने लगे। नहीं अब अब लोग घबराने लगे हैं कि ये तो क्योंकि वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं ऑलरेडी इसके फील कर रहे हैं, ड्राउट आती है। अब देख रहे हैं पिछले 4 महीने से बारिश नहीं हुई थी, अभी शुक्र है पिछले हफ्ते कुछ हो गई। हाँ नहीं ये तो बड़े तो अल्लाह की अभी तरफ से लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सट्रीम फ्लड्स हैं और उसको फील करना शुरू कर दिया है। सर इस ओकेजन को आपका टाइम हमने लिया, यंगस्टर जो हमारे इन्वायरमेंट ग्रेजुएट्स हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, क्लाइमेट चेंज जो पढ़ते हैं, उनके लिए सर आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या होगा कि कौन से शोबे हैं जिसमें वो आगे जाएं और उसको जो है ना एक्सप्लोर करें? बेसिकली तो एनवायरनमेंट मैं आमतौर पे उनको समझाता रहा हूँ यही कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक पूरी बड़ी अम्ब्रेला है और उसके अंडर आएगा एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट आएगा, वरना पहले शुरू में हम एनवायरनमेंट बना हाँ के और उसके हाँ नीचे बाकी छोटी छोटी चीज़ें डालते हैं। तो स्टूडेंट्स और जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो बन रहे हैं एक्सपर्ट, उनके लिए इन्वायरमेंट तो जाहिर है कुछ ना कुछ वो पढ़ेंगे ही साथ, लेकिन ये कि क्लाइमेट चेंज का फोकस क्लाइमेट करना चेंज बड़ा इज है द क्योंकि फ्यूचर। इसके अंदर आगे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी। ये जिस तरह की जो मुश्किलात आ रही हैं इसको अगर सॉल्व करने के लिए लोगों की ज़रूरत तो होगी ना, मैन पावर। तो इसके अंदर मैं आमतौर पे यही कहता होता हूँ कि हमें अब पाकिस्तान को उतनी फाइनेंसिंग नहीं मिल रही क्लाइमेट चेंज में जितनी के मिलनी चाहिए या इवन बांग्लादेश को मिल रही थी। ठीक, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग की है, उनकी एबिलिटीज़ की कि प्रोजेक्ट सेलेबल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जो इस वक्त एक यू कैन से कि जो एक थोड़ी सी कमी रह गई है उसके अंदर बेसिकली यही है कि हमारी जो हम उसमें जो जस्टिफिकेशन या जो और डेटा ये जो रिक्वायर्ड होती है वो नहीं होती हमारे वो पास हमारा प्रोजेक्ट एक्सपर्टीज। इतना नहीं होता कि वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को। सर आपकी बात से मुझे याद आ गया 2001 में जब वो मुशर्रफ की हुकूमत आई और वो गवर्नमेंट के जो डिवोल्यूशन और आए ना, अब उसमें प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केपी और हमारे पंजाब सॉरी एजे के और केपी में बड़े स्ट्रांग डिपार्टमेंट समझे जाते हैं और फॉरेस्ट का है भी एक बहुत बड़ा रोल। हाँ
लेकिन उस डिवोल्यूशन में जो प्लानिंग थी ना, उसमें कहा कि जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वायरमेंट होना चाहिए और फॉरेस्ट को डिवॉल्व कर दो, फॉरेस्ट को इन्वायरमेंट के साथ कर दो। अब जाहिर है उस वक्त मेरे पास डीजीपीए का चार्ज था और हम तो चंद लोग ही थे, इन्वायरमेंट का इतना 2001-2 में वो नाम ही नहीं था। गवर्नर थे हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब, के साथ मीटिंग होती थी, महकमों के नाम थे, तो फॉरेस्ट वालों ने कहा कि नहीं नहीं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर होगा। तो वो जाहिर है कि वो सीनियर लोग भी थे, फॉरेस्ट में बड़े बड़े स्टारवर्ड भी थे। हम जब गवर्नर के साथ बैठे, मैंने कहा जी मैं कहता हूं कि इन्वायरमेंट में 99% फॉरेस्ट का अहमियत है, लेकिन इन्वायरमेंट में अहमियत है। तो वो बंदा जो है ना कहता था बात तो आप सही करते हैं, मैंने कहा कुछ और भी चीजें, लेकिन है तो इन्वायरमेंट के अम्ब्रेले में। तो आपने एग्जैक्ट आज वही बात की कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंज का है, इन्वायरमेंट उसका एक कंपोनेंट है। जिस तरह उस वक्त मैं कह रहा था कि फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, हाँ, उस वक्त और फिर वो उन्होंने कहा कि जी डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड एक और भी महकमा था, लाइफ स्टॉक या कुछ और था। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, इसका नाम होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी सब कुछ है, वाइल्ड लाइफ भी है, फॉरेस्ट भी है। तो सर थैंक यू वेरी मच। यकीनन व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के लिए भी एक पैगाम है, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए भी पैगाम है, और मैं भी खुशकिस्मत हूँ, एक लीजेंड है, एक टावरिंग पर्सनैलिटी के साथ हमें बैठने का मौका मिला। ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई एम रियली ओब्लाइज्ड सर, आई एम थैंक यू, सो ग्रेटफुल कि थैंक यू सर। आप मेरे